हेलो दोस्तों, वेलकम टू रॉयल आईएएस एकेडमी। रॉयल आईएएस एकेडमी के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज हम जो वीडियो आपको बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इस वीडियो में बेसिकली हमने पार्ट 3 के आर्टिकल 14 को फोकस किया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक के बीच में राइट टू इक्वालिटी यानी राइट टू इक्वालिटी की भी बात की जाती है, और इसके पहले हमने आर्टिकल 13 को डिटेल में देखा था। आज हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम किसी भी टॉपिक को थोड़े से एक्सप्लेन और एनालिटिकल वे में करेंगे, ताकि जो हमारा टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से ही देखा जा सके। तो आइए देखते हैं हम आर्टिकल 14। उसके पहले थोड़ा सा डिस्कशन राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि राइट टू इक्वालिटी हमारा आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में। राइट टू इक्वालिटी बात करता है समानता की, यानी समानता किस आधार पर होनी चाहिए। और जैसा कि सभी को समानता का अधिकार हो। समानता किस पे? कि ये कहता है कि एवरी पर्सन हु लिव्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भारत के सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है, उन सभी को किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। वो आधार होंगे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इन आधारों पर उनके साथ कोई भेदभाव, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल एक्सप्रेशन की बात करता है। अब इसी में हमारा आर्टिकल 14 आता है। फर्स्ट राइट टू इक्वालिटी हम डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 14 क्या है? यहाँ पर आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ये कहता है कि लॉ के समक्ष सभी समान है। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। प्रोहिबिशन नहीं किया जाएगा या डिस्क्रिमिनेशन किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी ये दो बात करता है। पहली बात करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के समक्ष सभी समान है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और सभी को समान सुरक्षा मिलेगी कानून की। तो आइए इन दोनों ही टॉपिक पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इनकी मीनिंग क्या है एक वृहद स्तर पे देखते हैं। अब यहां बात की जा रही है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या होता है दोस्तों? इसमें कहा गया है कि ऑल सिटीजन शैल एज ए ह्यूमन पर्सन ही हेल्ड इक्वल बिफोर द लॉ। अब इसको जो है बेसिकली निगेटिव सेंस में लिया जाता है। ये हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसमें कहा जाता है कि ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ द रिपब्लिक आर एंश्योर्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे व्यक्ति गवर्नमेंट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, व्यक्ति हो, कहीं भी हो। यानी कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है, वो सर्वोपरि है। ठीक है दोस्तों। अब ये कहते हैं जेनिस, क्या कहते हैं डॉक्टर जेनिस इस बारे में कहते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स दैट इक्वालिटी अमंग द इक्वल, द लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल। कानून सभी के लिए समान होगा और should be equally administered होगा, and like should treated alike, right to sue and be sued, to prosecute and prosecuted for the same kind of action should be same for all citizens of full age and understanding without distinction of race, religion, wealth, social status और political influence। किसी भी आधार मतलब सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा, उससे सर ऊपर कुछ नहीं है। यानी कानून ही की सर्वोच्च सत्ता होगी, सर्वोच्च होगा। अब ये बात तो सही ठहरती है दोस्तों, अगर हमारा समाज ऐसा हो जहां पर परिस्थिति और सभी चीजें एक समान हो, और वहां पर हम बात करें कि समानता की, कि कानून या सबके लिए समान रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून सब समान होंगे अगर सभी समान परिस्थिति में है तो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर दो व्यक्तियों की असमान परिस्थिति हो, अगर दोनों का स्तर असमान हो, तो वहां पर क्या ये समानता होगी? तो इस पर हमारा बात करता है दूसरा सेंटेंस। वो क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के कोरिलेरी है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे के साथ ही पढ़ा जाना चाहिए। अब ये जो लिया गया है इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है, और ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट के सेक्शन 1 ऑफ द 14th अमेंडमेंट से लिया गया है।
ठीक है दोस्तों, अब ये पॉजिटिव सेंस में क्या है, ये बात करता है कि अगर दो असमान व्यक्ति हैं, दोनों की परिस्थिति अगर असमान है, तो फिर अगर उनके साथ हम समान व्यवहार करें, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर समान हो, तो वो भी एक तरह की असमानता होगी। ये बात करता है कि असमान व्यक्तियों के साथ कभी भी समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। जैसे अखाड़े के अंदर अगर हम एक तरफ खली को खड़ा कर दें और एक तरफ किसी दुबले पतले व्यक्ति को खड़ा कर दें, और दोनों के लिए अगर हम समान रूल की बात करें, समान कानून की बात करें, तो वो भी एक तरह का असमान व्यवहार होगा। यानी ये बात करता है इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स, यानी समान लोगों के बीच समानता हो, परंतु जहां असमान होते हैं उनके रूल्स रेगुलेशन भी असमान ही होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं केस। यहाँ पे स्टीफेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में कोर्ट ने कहा कि दैट एक्सप्रेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज नाउ बीइंग रीड एज अ पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। इसको पॉजिटिव सेंस में लिया जाना चाहिए, और स्टेट इंश्योर करेगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बाय ब्रिंगिंग इन नेसेसरी सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस सो दैट एवरीवन मे एंजॉय इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ and nobody is denied such protection। सभी को ये मिले समान रूप से कानून की समान सुरक्षा। और if the state leaves the existing inequalities unjust laws by its law, it fail in its duty of providing equal protection of its law to all persons। So state will provide equal protection to all the people of India who are citizen of India as well as citizen of इंडिया और रुसन। यानी ये क्या बात करता है दोस्तों, यानी जो नॉन सिटीजन है, यानी ये जो कानून है वो पर्सन यानी व्यक्ति के लिए भी है, तो ये बात करता है। दूसरी बात ये कहता है कि ये सभी को समान रूप से मिलना चाहिए और एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन के सेंस में इसको लिया जाना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। यानी ये बात करता है कि दो असमान अगर व्यक्ति हों तो उनके साथ समानता तभी स्थापित होगी जब उनके साथ रूल्स एंड रेगुलेशन भी असमान होगी, लेकिन जहां पर समान होंगे उनके साथ समानता का व्यवहार होगा। ये कहता है हमारा पहला सेंटेंस। सो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, समानों के साथ समानता का व्यवहार, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दो असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाना चाहिए। और इस तरह से ही इक्वालिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जा सकती है सोसाइटी में। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब यहाँ हम कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। यहाँ एक्सेप्शन जो दिए गए हैं वो आर्टिकल 361 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू। इसमें क्या कहा गया है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज्य प्रमुख ऑफ द स्टेट अगर कोई है तो वो शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। अपने जो भी जिस वो पद पर है उसकी कोई भी अगर पर पावर्स का या अपने दायित्वों को निर्वाह करने में वो कभी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं होंगे किसी भी तरह से। लेकिन उसके साथ ही साथ यह बाध्य करता है कि अगर प्रेसिडेंट है तो वह राष्ट्रपति अपने आचरण के लिए पार्लियामेंट ने अगर किसी न्यायाधिकरण का गठन किया है तो उनकी समीक्षा जरूर की जा सकेगी आर्टिकल 61 के तहत। यानी ये क्या कहता है कि ये किसी भी तरह से किसी भी नागरिक को सरकार के अथवा राज्य के सरकार के विरुद्ध किसी भी तरह से कोई भी प्रोसीडिंग्स करने से प्रोहिबिट नहीं करता है कहीं से भी, यानी वो आंसरेबल है। तो 361 के थ्रू ये कुछ अपवाद हैं। अब इसी में जैसे बताया गया है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूट और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर ऑफ द स्टेट। इन दोनों के विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक वो अपने पद पर है तब तक नहीं की जा सकती, न ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, न ही इम्प्रिजमेंट में भेजा जा सकता है जब तक वे अपने पद पर बने हुए हैं, और न ही कोई सिविल प्रोसीडिंग्स करी जा सकती है राष्ट्रपति अथवा गवर्नर यानी राज्यपाल के विरुद्ध जब तक वो अपने ऑफिस यानी अपने पद पर बने हुए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ अपवाद एक्सेप्शन है जो उनको दिए गए हैं क्योंकि उनका पद विशेष है और विशेष पद की गरिमा के लिए और उनके पद का निर्वाह करने के लिए ये छूट दी जानी चाहिए। जैसा कि हमारा क्या कहता है आर्टिकल 14 का
सेंटेंस 2 क्या कहता है? ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन, यानी वो असमान है, इसीलिए उनके साथ ये सकारात्मक दृष्टिकोण से असमान व्यवहार किया जाएगा और उनको ये छूट दी जाएगी। आइए यहाँ पर बात करते हैं केस का। यहाँ पर खासतौर से डिस्कशन इसलिए इसका डिस्कस करना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि श्रीनिवास जो है वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में कहा गया कि ये एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लेकिन कई इसमें तथ्य जो है वो शामिल है। इसमें कहा गया है पहला तथ्य कि देयर शैल बी नो प्रिविलेज, यहाँ इसमें किसी भी तरह से किसी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा पर्सन ऑफ क्लास को, और नेम शैल बी अबव द स्टेट ऑफ लॉ, और जो भी है वो राज्य कानून को लागू करने की कोशिश की जाएगी, उससे ऊपर सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। A fact thereof is the obligation upon the state to bring about through the machinery of law a more equal society in ways by the preamble and part 4 में जो दिया गया है वो DPSP, उसको संविधान के स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरह से आर्टिकल 14 को बताया गया है कि ये परमिट करता है ये क्लासिफिकेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए, और ये प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन के लिए। मतलब कहने का मतलब इसको कैसे समझेंगे दोस्तों? जैसे क्लास लेजिस्लेशन यानी ये किसी भी खास वर्ग को कुछ खास प्रिविलेज दे करके या कुछ खास अच्छे दे करके सिर्फ उन वही विशेष तौर पे कर सकेंगे, ये उस तरह के कानून को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है। लेकिन एक रेलेवेंस यानी एक रेलेवेंट क्लासिफिकेशन को ये कहीं भी प्रोहिबिट नहीं बल्कि परमिट करता है कि अगर किसी आधार पर कोई रेलेवेंट क्लासिफिकेशन जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर दो विभिन्न यानी असमान स्थिति है तो उनके साथ असमानता का ही व्यवहार किया जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये जो है स्पेशल प्रोविजन वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए परमिट करता है। ठीक, और इसी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा दोस्तों, जैसे सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड जो है वो अडल्ट्री जो है कंसीडर करता है ऑफेंस अगर कोई मैन कर रहा है, यानी कोई मेल जो है अगर अडल्ट्री करता है तो उसको ऑफेंस मानता है। लेकिन इसका उल्टा अगर फीमेल ऐसा कुछ कार्य करती है तो उसको किसी भी तरह से उसको ऑफेंस नहीं मानता और उसको गलत नहीं मानता, यानी उनके लिए एक अलग से कानून की यहाँ बात की गई है, असमान है, क्योंकि उनको कहीं भी अडल्ट्री के दायरे में नहीं लाया जा सकता। इसी तरह से यहाँ पर आर्टिकल 14 के नई डेफिनेशन की भी बात की गई है, उसमें कुछ नई डेफिनेशन आर्बिट्रीनेस जो है उससे प्रोटेक्शन करने की बात की गई है कि असमानता का आधार लेकर के कि दो असमान हैं तो उनके असमानता के आधार पर कानून इस हद तक न बना दिया जाए कि उसकी कोई रेलेवेंसी ही ना हो, उसका कोई बेसिक रैशनल आधार ना हो, तो उस आर्बिट्रेशननेस से प्रोटेक्शन देने की बात करता है। जैसे इसमें एक केस डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। इसमें बात की गई है रेगुलेशन 46 ऑफ इंडियन एयरलाइंस जो है, जो बात करता है कि जो एयर होस्टेस है वो रिटायर हो जाएंगी 35 ईयर की एज में, या उनकी शादी होती है उसके 4 साल के बाद आफ्टर 4 इयर्स ऑफ मैरिज और सर्विस में, और अगर उनकी पहली प्रेगनेंसी होती है तो इनमें से जो भी पहला होगा वो उनको रिटायर होना होगा। इसके साथ ही ये कुछ छूट भी दे देता है कि रेगुलेशन 47 क्या कहता है कि अगर कोई डायरेक्टर उनका जो है अगर एयरलाइंस का वो चाहे तो कुछ अगर वो फिट रहते हैं तो 45 की ईयर तक उनको जो है छूट दी जा सकती है, रिटायरमेंट की एज बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रेगनेंसी को ही सिर्फ आधार मान करके उनकी रनिंग सर्विस से उनको बाहर किया जाना ये आर्बिट्रीनेस है, ये गलत है, क्योंकि इसके पीछे कोई रेलेवेंट रीजन नहीं दिखाई देता, इसलिए इसको आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक दूसरा केस डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पर ये केस है DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या कहा गया है? इस केस में बात की गई है रूल 34 ऑफ द सेंट्रल सर्विस की बात की गई है पेंशनर के लिए, बेसिकली रूल्स 1970
को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि पेंशनर जो है उनके रिटायरमेंट की एज जो है वो अलग अलग होती है और एक सर्टेन डेट के बेस पे उन्हें की पेंशन को गलत ठहराना या बंद किया जाना एक गलत होगा, इसीलिए वो रैशनल या तार्किक किसी भी आधार पर नहीं हो सकता, वो आर्बिट्री एक्ट है, तो इसको प्रोहिबिट करता है दोस्तों। तो कंक्लूजन क्या है, ये बात करता है आर्टिकल 14 गिव्स द इंश्योरिटी ऑफ इक्वल राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, यानी सभी को समान अधिकार मिले, एक ऐसे समाज का गठन किया जा सके जहां पे सबके साथ समानता का व्यवहार हो, मतलब अर्थात अगर दो असमान व्यक्ति हैं तो उनके साथ रूल्स रेगुलेशन भी असमान होंगे और जहां समान होंगे तो उनके साथ समान नियम लगेंगे दोस्तों, यहाँ ताकि एक समान समाज की स्थापना की जाए दोस्तों। तो ये था हमारा आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए। हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9833374933 पर या royalies1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और हमारे डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप royalies.com हमारी वेबसाइट जो है उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से आप देखेंगे। तो थैंक्स दोस्तों।